नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन सी करंट अफेयर न्यूज़ है जिन पे हमें आज बात करनी है। तो हम लोग के सामने आज के यह 6 विषय हैं और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे समझेंगे। तो रुक करते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ पे, जो हमें बता रही है कच्चातीवू द्वीप के बारे में। तो न्यूज़ क्या है, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। दरअसल यह जो द्वीप है यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप है, बहुत छोटा सा द्वीप है। तो दरअसल आजकल चर्चाओं में इसीलिए है क्योंकि फिलहाल श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन हैं उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री महोदय से कि आप उनके साथ इस विषय पे यानी कि कच्चातीवी द्वीप के विषय पे चर्चा करें और कोशिश करें कि वापस से हमें यह मिल जाए और भारत के अधिग्रहण में आ जाए। तो एक प्रमुख विषय है अपने आप में और यह द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के कंट्रोल में है। तो ऐसी स्थिति में इसको भारत में शामिल करना क्यों चर्चा में आ रहा है और क्या है इससे संबंधित सभी अन्य बातें, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हम समझे इसकी स्थिति तो यह जो द्वीप है यह यहाँ मध्य में स्थित है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका दोनों के बीच कोई विशेष दूरी तो हम जानते हैं कि है नहीं, और उसी बीच जब जल विवाद अनेकों देशों के बीच उत्पन्न होता है तो इस द्वीप का चर्चाओं में आना अपने आप में खास है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि भारतीय मछुआरों की हिरासत से संबंध में तमिलनाडु सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वह एक तटीय राज्य है और निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करता है। उसके लिए जल क्षेत्र का और मछली उत्पादन का विशेष महत्व है, ठीक। तो वह चाहता है कि इसका निवारण हो जाए, तो इसलिए उन्होंने चाहे कि आप इसके ऊपर भी बात करें। क्यों? क्योंकि जब भारतीय मछुआरे जाते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ और वह थोड़ा सा श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जो नेवी है वह उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। साथ साथ ये भी पता है कि भाई श्रीलंका में बहुत सारे तमिल लोग निवास करते हैं, तो वह चाहते हैं कि उनसे संबंधित पक्षों पर बात की जाए और श्रीलंका में तमिल लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की जाए श्रीलंका से। तो यह कुछ खास विषय है जिसको लेकर के बोला है एम.के. स्टालिन ने कि प्रधानमंत्री उनसे यह सभी बात करें। हालांकि देखने में पता लग रहा है कि वह जितने भी तमिल नागरिक, चाहे वह श्रीलंका में रह रहे हैं या फिर वह भारत से जाकर जल क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सभी के संबंध में काफ़ी अधिक चिंतित हैं। अगर हम बात करें इस द्वीप की तो आपको लोकेशन समझ में आ गई है। अब समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है और क्या खास सिग्निफिकेंस इसका इतिहास में बना हुआ था और जिसकी वजह से ये लगातार चर्चाओं में है। और श्रीलंका की सरकार अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई सालों से लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से यह न्यूज़ चर्चा में आती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कच्चातीवी द्वीप के बारे में कि पाक जल मंडल मध्य के मध्य यह एक निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप का मतलब क्या है कि मतलब मूवमेंट वगैरह नहीं करता है और कोई खास ऐसा नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस है, कोई खास वनस्पति इस पे मिलती है इत्यादि इत्यादि, ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। बस एक लैंड है जिस पे कुछ लोग रहते हैं जनरली, ठीक है ना। हालांकि यह श्रीलंका के अधिग्रहण में है। हमें पता लगता है कि यह जो द्वीप है यह 14वीं शताब्दी से पहले नहीं हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसकी वजह से यह द्वीप बन गया। इसी बीच हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इस द्वीप का पूरा जो क्षेत्रफल है यह 285 एकड़ होता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमें यहाँ भी पता लग जा रहा है। चलिए, यह तो बात हुई थी इस द्वीप की, लेकिन इस द्वीप का अपना एक खास इतिहास है भारत और श्रीलंका के मध्य। जरा एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि जब यह द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बन गया तो उसके बाद पता लगता है कि इस पे रामानंद या रामनाथपुरम के राजा का स्वामित्व हुआ करता था। यह एक राजा थे, तो इनके जो वंशज थे उन्होंने ही इस द्वीप पे लगातार शासन किया। लेकिन फिर जब शासन का क्रम हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वह भारत आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। तो ऐसी स्थिति में पता लगता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास और सिलोन की तत्कालीन सरकारों के बीच में कुछ समझौते कराए गए, कुछ बातचीत की गई। मद्रास तो हम सभी जानते हैं भारत का दक्षिणी हिस्सा उस समय मद्रास कहलाता था, लेकिन सिलोन क्या है तो इसका अर्थ यह है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन हुआ करता था। यहाँ हमें पता लगता है कि उस समय बातचीत हुई, परिसीमन किया गया जल क्षेत्र का, यानी कि बंगाल की खाड़ी और पाक जल मंडल मध्य के बीच परिसीमन का कार्य किया गया और परिसीमन के माध्यम से जो यह आइलैंड था यह आइलैंड बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया, यानी कि भारत के हिस्से में आया। एक तरह से हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अब भारत का तो यह हिस्सा बन गया और भारत का अधिग्रहण हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि 1921 से लगातार श्रीलंका जो है वह इसको लेकर चिंतित था और श्रीलंका लगातार कह रहा था कि हमें इसका अधिकार क्षेत्र दे दिया जाए, क्योंकि यह श्रीलंका का हिस्सा है और अधिक नज़दीक है यह हमारे भू क्षेत्र से। तो यह विवाद 1921 के बाद लगातार बना रहा और चलता रहा।
ठीक, विवाद का मुख्य कारण यह था कि दोनों ही देशों में मछली उत्पादन एक बड़ा रोल अदा करती है। तो ऐसी स्थिति में वह चाह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं मिलजुल के कार्य चले और श्रीलंका को मिल जाए, भारत चाह रहा था भारत को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आगे यह पता लग रहा है कि इसकी वजह से मछली उत्पादन के कारण विवाद जो है वह खड़ा हो गया और यह लंबे समय तक अनसुलझा बना रहा। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनल करवा दिया था कि भारत के हिस्से में यह आ रहा है। आगे हमें यह पता लगता है कि यह जो द्वीप है, इस द्वीप पे एक चर्च है जिस चर्च को सेंट एंथोनी कैथोलिक श्राइन कहा जाता है। ठीक है, तो इस द्वीप की खास बात यह है कि यह इस पर एकमात्र ऐसा चर्च बना हुआ है, इसके अलावा कोई और धार्मिक यहाँ पर स्थल नहीं बना हुआ है। बताते हैं कि इसको जिस व्यक्ति ने बनवाया था उनका नाम श्रीनिवास पैदयाची है, वह भारत के ही थे। ठीक है, और यह 110 वर्ष पुराना है। बात क्लियर है सभी को। यह भी बताते हैं कि हर साल तमिलनाडु से फरवरी के महीने में अनेकों श्रद्धालु इस चर्च में जाते हैं और यहाँ पे जो भी रीति रिवाज है उनको अदा करते हैं। ठीक, तो यह बात कुछ खास इसका सिग्निफिकेंस है उससे संबंधित। लेकिन एक विवाद हमें यहाँ पता चला कि जब से यह द्वीप बना उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच तनातनी रही और दोनों देशों ने चाहा कि यह हमारे पास रहे। खास सिग्निफिकेंस मछलियाँ पकड़ना यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि देश हमारा आज़ाद हो गया 1921 के बाद। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा फैसला कर दिया था ना उस समय, तो 1921 के बाद क्या हुआ कि श्रीलंका चाहता था कि हमें मिले और इस बात को लेकर उसने कई बार प्रस्ताव पेश किया भारत सरकार के सामने कि हमें यह दे दिया जाए। हालांकि वह यह चाहता था कि आप इसको दे दें, मतलब क्या कि जब हमारे मछुआरे यहाँ जाए तो उनको बिना किसी रोक टोक के मछली पकड़ने दी जाए और इनको कोई परेशानी ना हो और ना ही भारत सरकार उसमें कोई इंटरफेरेंस करे। तो कहीं ना कहीं छोटा आइसलैंड है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए विशेष महत्व था, हालांकि भारत के लिए विशेष महत्व है। लेकिन हमारी एक प्रधानमंत्री रही, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, तो वह काफ़ी दरिया दिल थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान यानी कि आपातकाल से पहले ही 1974 में यह आइलैंड जो था एक समझौते के माध्यम से श्रीलंका को दे दिया। समझौता जो था बताते हैं कि यह भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौता था। तो इन्होंने इसमें डील साइन करी, सारी बातचीत कही और इन्होंने इंदिरा गांधी ने कह दिया कि ठीक है आप रखिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हालांकि इस समझौते की खास बात यह थी कि भाई इस समझौते में मछली पकड़ने को लेकर के कोई भी बात नहीं की थी, यानी कि इन्होंने कहा था कि दोनों लोग यूज़ कर लेंगे, इस तरह की एक बात यहाँ पर की गई थी। तो उस समय ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि उस समय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी एन करुणानिधि, उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इंदिरा गांधी ने यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। अब जब श्रीलंका को यह आइलैंड 1974 में मिल गया तो हमें पता लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1976 में फिर एक और एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य था वह यह था कि भाई अब भारत से कोई भी मछली पकड़ने नहीं जाएगा इस आइलैंड की तरफ, यानी कि और दोनों ही देशों ने सहमति भी दिखाई, यानी कि भारत की तरफ से सहमति दिखा दी गई, एग्रीमेंट हुआ है तो उसका मतलब यही है। तो यह डील हुई कि भाई भारत से कोई भी यहाँ मछली पकड़ने नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब मछली पकड़ने नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मछुआरे हैं वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अवेयर नहीं है, कई बार वे रास्ता भटक जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि जल में कभी भी प्राकृतिक स्थिति बदल जाती है, हवाएं तेज़ हो जाती हैं या हाई टाइड लो टाइड होता है जिस वजह से वाटर फ्लो चेंज हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो भी मछुआरे हैं वह इस आइलैंड तक अगर पहुंचे हैं तो श्रीलंका की नेवी ने उनको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगातार कंसर्न रेज किया है। बात क्लियर है। तो 1991 के बाद से भी हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको वापस लाया जाए। हालांकि यही पता लगता है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कई बार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है और अलग अलग मोर्चों पे इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। और लिट्टे के विवाद के दौरान भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। फिर जब लिट्टे की वजह से गृह युद्ध शांत हो गया, कब, 2009 में, तो उसके बावजूद भी यह सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हो पाया। और अब वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान फिर दोबारा यह मामला चर्चाओं में आ गया है। तो देख रहे हैं हम किस प्रकार से इतिहास में यह एक समय स्वायत्त हुआ करता था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के साथ फैसला करवाया, भारत को दिया, फिर हमारी प्रधानमंत्री की दरियादिली की वजह से यह श्रीलंका के पास चला गया और अब तक यह विवाद का विषय बना हुआ है और इसकी वजह से भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यदि हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पता लगता है कि सरकार की चिंताएं क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, बार बार जब एम के स्टालिन जो है बार बार कंसर्न रेज करें तो कुछ कारण होंगे। पहला कारण, मछली पकड़ने पे विवाद हो रहा है, वहाँ जब मछुआरे जाते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल देते हैं।
तो उनका जो जीवन है मछुआरों का वो परेशान हो गया है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी परिवार के सदस्य को पकड़ लिया जाता है तो बाकी सभी लोग भी परेशान होते हैं ना। तो तमिलनाडु के जो तटीय लोग हैं वह इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसा कि बता रहा हूँ, और मछुआरों की इस क्षेत्र में पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। जबकि हमें पता लगता है कि जो मछली उत्पादन है कहीं ना कहीं पे वह उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा हमें यह पता लगता है कि जब श्रीलंका की जो नेवी है वह भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है तो ऐसी स्थिति में उनका उत्पीड़न करती है, उनका शोषण करती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जेल में लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। इतना ही नहीं, उनकी जो नौकाएं होती हैं उनको भी जब्त कर लिया जाता है। ये खुद डाटा जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। एक लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री को, उसमें बताया कि अगर देखें तो 2020 से लगभग 48 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें 619 मछुआरों को पकड़ा है अब तक श्रीलंका ने। तो एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में जब इतने सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। और इसी दौरान ये पता लगा कि जब इतने लोग पकड़े गए तो 83 नौकाएं भी उन्होंने जब्त कर ली। अब यह भी एक बड़ा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि मछुआरा एक गरीब आदमी है। अब समुद्र में जाने के लिए नौका चाहिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वे अपनी जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं तब जाकर के एक नौका खरीद पाते हैं। और ऐसे में श्रीलंका गवर्नमेंट अगर उस नौका को जब्त कर लेती है तो बेशक ऐसा होता है कि बातों के माध्यम से एक लंबे समय के बाद वे लोग वापस आते हैं, लेकिन उनकी परिवार की स्थिति जर्जर हो जाती है और वे लोग किसी भी प्रकार से जीवन यापन नहीं कर पाते आगे, और उनका रोजगार तो उनसे छीन ही जाता है। तो यह सभी चीज़ें सोचते हुए बार बार श्रीलंका की सरकार चाह रही है कि प्रधानमंत्री बात करते हुए इस आइलैंड को वापस ले लें। बात इतनी सभी को क्लियर हो गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात थी, किससे संबंधित, एक द्वीप से संबंधित जो भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का विषय बना हुआ। हालांकि अभी तक हमने देखा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ खास स्टेप लिए हों, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट लगातार इस संबंध में बहुत ज़्यादा चिंतित है और चाह रही है किसी भी प्रकार से यह वापस आ जाए। इतनी बात सभी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अब आगे हम लोग अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ और आगे अगली बात समझते हैं। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है ये कहाँ की है? अफगानिस्तान से संबंधित है, अफगानिस्तान के बामियान से संबंधित है। चर्चाओं में क्यों आई है? दरअसल एक राइटर हैं, ठीक है, राइटर का जो नाम है वह है मासिमो इंट्रोविग्नी। अब इन्होंने क्या किया है, यह एक इतालवी समाजशास्त्री और लेखक हैं। इन्होंने बामियान की अपनी यात्रा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। हालांकि यह वहाँ गए नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट यह दिया है कि मैं कुछ कारणों से वहाँ नहीं गया। अब कारण क्या है, जरा स्थिति समझ लेते हैं कि अब वर्तमान में अफगानिस्तान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये किसके हाथ में है? तालिबान के हाथ में। अब तो वहाँ सरकार नहीं चल रही, हम देख रहे हैं ना कि अब से 2021 से मामला सारा उलट पुलट हो रखा है वहाँ पर, और सब जो मामला है वह तालिबान ही रेगुलेट कर रहा है। तो उसी वजह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं वहाँ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? अब इसके लिए समझना ज़रूरी है इसकी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है। तो वह यह है कि भाई वर्ष 2001 की घटना है। वर्ष 2001 में क्या हुआ कि तालिबान उस समय सरकार में तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे बामियान में बौद्ध की दो बहुत बड़ी प्रतिमाएं थी जो मोनोलिथ थी। कैसी थी? मोनोलिथ प्रतिमाएं। लेकिन 2001 में तालिबान ने क्या किया कि वह जो बुद्ध की मूर्ति थी वह तो विश्व में प्रसिद्ध थी, लेकिन तालिबान ने कहा कि यह मूर्तियां जो हैं यह गैर इस्लामी है, इसलिए इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, और गोले बारूद के माध्यम से इन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि विश्व में यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ इस क्षेत्र का पर्यटन में बहुत अधिक महत्व बना हुआ था। लेकिन उनके द्वारा की गई इस घटना से यह जो क्षेत्र था बामियान सांस्कृतिक स्थल के रूप में बना हुआ था और वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन हम देखते हैं कि 2021 में वहाँ पे तालिबान की सरकार बन गई। अब तालिबान की जब वहाँ गवर्नमेंट बनी तो अब वह चाहते हैं इस तरफ आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि अब उनको पैसा चाहिए। अब हम सभी देखते हैं ना कि भारत के जो अनेक सांस्कृतिक स्थल हैं, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत से तो लोग जाते हैं, विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। और जब वे लोग घूमने आते हैं तो उसके लिए उन्हें एक अमाउंट पे करना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ में वही चीज़ पता लगती है। अब जो अफगानिस्तान की सरकार यानी कि जो तालिबानी सरकार है वह चाहती है कि इस पूरे एरिया के लिए एक टिकट प्राइस रखा जाए और लोगों को इन्वाइट किया जाए कि एज अ कल्चरल प्लेस यहाँ पे विजिट करें और एक अमाउंट पे करें, ठीक है। तो यह वही बात है और बता रहे हैं कि ये जो अमाउंट रखा गया है उसी वजह से स्टेटमेंट आया। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया था जब उस समय आप कह रहे थे कि ये गैर इस्लामिक है। तो अब आप इसके लिए एक टिकट प्राइस क्यों निर्धारित कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि ये आपकी इकोनॉमी में वाइटल रोल निभाए?
इतनी बात क्लियर है। तो घटना क्या हुई थी 2021 में, कैसे हुआ था, अभी क्या हो रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि अफगानिस्तान के मध्य में भाग है जिसको बामियान कहा जाता है। यहाँ पर दो विशाल बुद्ध की प्रतिमाएं हुआ करती थी जिनका निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में किया गया था। तो यह प्रतिमाएं आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मोनोलिथ यानी कि जो पहाड़ है यहाँ पे उसकी चट्टान को काट करके ही इसको बनाया गया था और यह काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। लेकिन इस पे इतना गोला बारूद से हमला किया है कि यह दोनों मूर्तियाँ ही ध्वस्त हो गई हैं। अगर हम इनकी वर्तमान स्थिति समझें तो यह जो क्षेत्र है अब यह इस प्रकार का दिखता है, यानी कि यहाँ जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वह अब बिल्कुल ही नहीं है। तो उसके बावजूद अब आप चाह रहे हैं कि यह आपकी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाए, जबकि आप बिल्कुल आप सभी चीज़ों से हाथ धो चुके हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ पता लगता है कि ये जो मूर्तियाँ थी यह एकाश में बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि यह मूर्तियाँ गुप्त, ससेनियन एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों का एक मिश्रित नमूना थी जो अब नहीं रह गई, लेकिन इनसे संबंधित बातों को जानना समझना ज़रूरी है। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है इसके संबंध में कि यह जो मूर्तियाँ थी इनको 2001 में तोड़ दिया था गैर इस्लामी कहकर। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि उस समय हालांकि इस पर हमले किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इस स्थान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था और यूनेस्को ने यह चाहत दिखाई थी कि इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाए। लेकिन सरकारी उस समय प्रयास जो थे वह तो किए जा रहे थे, लेकिन उन सबके बावजूद जब कोई क्षेत्र बहुत अधिक ध्वस्त हो जाता है तो उसको पुनर्जीवित उस रूप में नहीं किया जाता जिस रूप में वह हज़ारों साल पहले था। हम देख रहे हैं ना कितनी पुरानी मूर्तियाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाई गई थी और अब इनकी जो स्थिति है यह पूरी तरह से खत्म हो गई है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो पता लगता है कि पहले से 5वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्यतः कुषाण काल में बौद्ध धर्म का तीव्र प्रचार प्रसार हुआ था, जिसकी वजह से बामियान तक लोग पहुंचे और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए कई मठ भी स्थापित किए। बात सभी को क्लियर हो गई है। तो किस प्रकार से भारत से बौद्ध धर्म वहां तक पहुंचा, दो मूर्तियां बनी जिसको 2001 में ध्वस्त कर दिया गया और अब वही लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से वह कुछ पैसा जुटाए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। बात इतनी क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन मूर्तियों संबंधित जो भी बातें हो सकती थी वह भी मैंने आपको बता दी है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो हमें पता लगता है स्टार सी पहल के बारे में। यह पहल क्या है और क्यों चर्चाओं में हम समझते हैं। यह पहल जो है यह भारत की पहल है जिसका अर्थ है सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र, यानी कि इसको शॉर्ट में स्टार सी बोल रहे हैं। अब इस प्रौद्योगिकी का चर्चा में आने का क्या अर्थ है, तो हमें पता लग रहा है कि भारत सरकार चाहती है कि सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र जो है यह दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचे। यानी कहाँ तक पहुंचे, जो प्रशांत द्वीप है। हम सभी जानते हैं कि जो आइसलैंड है, पैसिफिक आइसलैंड, वह अपने आप में आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बीते दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे पपुआ न्यू गिनी, लेकिन हमें साथ साथ पता लगता है कि सूरीनाम भी गई थी। हमारे राष्ट्रपति हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दोनों को दिया गया था। तो लगातार महत्व बढ़ रहा है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का। रीज़न है कि एक बड़ा जल क्षेत्र है और वहाँ लगातार अमेरिका अपना प्रभुत्व बना रहा है। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर चाइना के लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे चाइना की जो डिप्लोमेसी है बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। वहाँ पे चाइना का डोमिनेशन होता जा रहा है। इसी बीच हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि भारत भी एंट्री कर गया है फील्ड में। भारत चाहता है कि भारत की भी अच्छी पहुँच हो ताकि ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड को कनेक्ट करने में यह भूमिका निभाए और ट्रेड में इसको कोई परेशानी ना हो और सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो भारत भी इस तरफ लगातार रुख कर रहा है। पिछले जो भी इन्होंने कार्य किए वह भी आप लोग को मैंने बताया। अब आगे समझते हैं कि पहल में क्या क्या खास बातें शामिल है। तो हमें पता लगता है कि यह जो स्टार सी पहल है यह इसका उद्देश्य भारत सरकार ने रखा है कि जो भी दुनिया के सबसे गरीब देश हैं उन देशों तक सौर ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र पहुंचाया जाए। यानी कि जैसे भी मदद हो सकती है उन देशों को की जाए और उनसे कहा जाए कि आप भी सौर ऊर्जा को स्थापित करें और इस क्षेत्र में निरंतर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। साथ साथ हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यह पहल जो है यह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा संचालित की जा रही है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन का है, UNIDO उसको कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बात हम सभी जानते हैं। बात क्लियर है। साथ साथ हमें यह भी पता लगता है कि यह जो पूरी परियोजना है इसको फ्रांस भी फंड दे रहा है, वित्त पोषित कर रहा है। तो यह तीनों नाम आपको पता होना चाहिए।
इस योजना के संबंध में, इस पहल के संबंध में, क्योंकि ऐसी पहल लगातार यूपीएससी में पूछी जा रही है और एग्जाम में यदि आएगी तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य राज्यों के भीतर संस्थागत क्षमताओं का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है। तो मुख्य रूप से यह जो पहल है, इसका उद्देश्य यह है कि भाई जो भी देश आ रहे हैं इन सभी के तहत, ISA के तहत, उन सभी के अंदर एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि अब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। और हम लगातार फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जलवायु परिवर्तित हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को भी इसके माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और चाह रही है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए मुकाम हासिल करे और कम से कम कोशिश हो कि जो भी मीथेन उत्सर्जन है या फिर जो कार्बन उत्सर्जन है उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम के कुछ खास उद्देश्य हैं, जैसे कि सौर कार्यबल का निर्माण करना जहाँ भी पहल पहुँच रही है उस क्षेत्र में। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो भी सौर ऊर्जा संबंधित उत्पाद है उनका मानकीकरण करना, साथ ही साथ यहाँ पर सौर ऊर्जा के एक अच्छे बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, विकासशील देशों में नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना सौर ऊर्जा के लिए। साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों की संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने भी इसका उद्देश्य है। यहाँ हमें यही पता लग रहा है कि यह पहल चाहती है कि सौर ऊर्जा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया जाए और सभी देश में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि सभी देशों तक, चाहे वह गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर, उस तक सोलर एनर्जी की जो भी टेक्नोलॉजी है वह पहुँचाई जा सके। बात क्लियर है? तो पूरी दुनिया में फिलहाल सोलर एनर्जी का बोलबाला चल रहा है। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो पहल क्या है, भारत के अंदर ये चर्चाओं में क्यों है और साथ साथ में सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है और इसको लेके क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, यह सभी बात आपको बता दी गई है। आगे थोड़ी सी बात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हो रही है। तो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के लिए ही काम करता है। तो बताते हैं इसकी परिकल्पना सौर ऊर्जा समाधानों के उपयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास जुटाने के लिए किसने की थी? भारत और फ्रांस ने की थी। ठीक है, तो भारत और फ्रांस का यह संयुक्त प्रयास है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि इसकी जो संकल्पना थी वह 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC का जो प्रोग्राम था उसमें की गई थी। और बताते हैं कि 21वें पक्षकारों के सम्मेलन यानी कि COP21 के मौके पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसको स्थापित किया गया था उसके बाद में, तब से यह अब तक निरंतर कार्यरत है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो यह सभी चीज़ें अपने आप में खास है, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। बताते हैं कि 2020 में एक बड़ा संशोधन इसमें किया गया था। वह संशोधन क्या था मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। दरअसल 2020 से पहले इसका खास नियम था। वह खास नियम यह था कि केवल वही देश इसका सदस्य बन सकते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हो। इसके अलावा जो भी देश इसके ऊपर हैं या इससे नीचे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई देश छूट जा रहे थे, तो 2020 में यह जो रूल था इसको अमेंड कर दिया गया और सिस्टम चेंज करते हुए यह बना दिया गया कि अब हर एक UN कंट्री इसमें शामिल हो सकती है। बात क्लियर है? तो यह स्टेटमेंट पहले भी पूछा जा चुका है, आगे यदि पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से हल कीजिएगा। इसके हेड ऑफिस की बात करें तो कहाँ है ये? हरियाणा के गुरुग्राम में है, जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था। ठीक है, बात सभी क्लियर हो गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली न्यूज़ पे भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी अगली न्यूज़ किससे संबंधित है? ज़ॉम्बी फायर से संबंधित। ज़ॉम्बी फायर का अर्थ क्या होता है कि आप जिस ज़मीन पे है ना उसके नीचे आग लगी हुई है, हालांकि वह आग आपको नहीं दिख रही है, लेकिन उससे निकलता हुआ धुआं आपको कई स्थानों पे देखने मिल सकता है। तो हमें यही बात पता लग रही है कि भाई वैश्विक तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र में ज़ॉम्बी फायर की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इसी क्रम में हमें पता लगती हैं ज़ॉम्बी फायर से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि बताया जाता है कि भाई वन की आग जो होती है वो जनरली सतह के ऊपर दिखती है, लेकिन यह जो आग है वह सतह के नीचे दिखेगी। इसका विस्तार कहाँ पर होगा? कार्बन समृद्ध पीठभूमि क्षेत्रों में ज़मीन के भीतर तक होता है, यानी कि ज़मीन के नीचे ऐसे जो भी भूमि, जैसे कि पीठ भूमि बता रहे हैं, तो जब पीठ भूमि पीठ मृदा तक यह पहुंच हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आग लग जाती है और यह आग ज़मीन के नीचे कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैली रहती है, जो आपको नहीं दिखेगी। बट कब दिखेगी? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको यह आग ज़मीन के ऊपर भी देखने को मिलने लगेगी। ठीक है,
आगे यहाँ पर यही पता लग रहा है कि यह आग अपने दहन के कम तापमान के कारण अधिक धुआं उत्पन्न करती है, यानी कि क्षेत्र कम मिल रहा है इसको, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने दहन में इसको कम तापमान मिलेगा और कम तापमान मिलने की वजह से वहाँ पे कम ऑक्सीजन होगी, जिस वजह से यह धुआं बहुत अधिक उठाती है। तो जिसकी वजह से जिस क्षेत्र में ज़ॉम्बी फायर होगी उसका नज़ारा आपको ऊपर से कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से धुआं ही धुआं निकलेगा, लेकिन आग नहीं दिखेगी। बात क्लियर है? तो ये खास बात ज़ॉम्बी फायर से रिलेटेड थी। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, घटना के पीछे जिम्मेदार कारण क्या है। तो पता लगता है कि जलवायु परिस्थिति में बदलाव हो रहा है। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, पूरी दुनिया चाहती है कि इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो बताते हैं कि जैविक रूप से समृद्ध आर्कटिक मृदा के सूखने के कारण जब यहाँ की मृदा सूख जाती है तो यहाँ पर आग की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई आर्कटिक क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है। जब कोई क्षेत्र ठंडा होता है और जलवायु परिवर्तन पर होता है तो ऐसी स्थिति में उस पर प्रभाव अधिक पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ सिस्टम अधिक गड़बड़ करेगा। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है और पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र का तापमान 4 गुना तेजी से निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, और हम लगातार यह भी हम लोगों ने कंसर्न देखा है कि आर्कटिक का जो क्षेत्र है वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और इस वजह से यह देखने को मिल रहा है कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इससे कुछ प्रभाव होंगे। तो वह क्या प्रभाव होंगे? आर्कटिक क्षेत्र के गर्म होने पर आग उत्तर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, जिस कारण कार्बन समृद्ध पीठभूमि त्वरित दर से चलती रहेगी, यानी कि जहां भी कार्बन समृद्ध जो भी भूमि होगी उस भूमि तक यह पहुंचेगी और कार्बन में आग लगेगी, जिस वजह से लगातार इसका विस्तार का अनुभव भी किया जाएगा। यह भी बता रहे हैं कि जलती हुई पीठ मृदा परमाफ्रॉस्ट को इंसुलेट करने वाली परत को हटा देती है, जिससे परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये पीठ मृदा जलेगी तो इसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट में को जो इंसुलेट करने वाले कारक हैं, जो परत है वहाँ पे इंसुलेटर की वजह से क्या होता है कि चीज़ों को आप डिटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वह परत हट जाएगी और जब वह परत हटेगी तो परमाफ्रॉस्ट भी पिघलेगा तेजी से, जिसकी वजह से और भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि उत्तरी पारिस्थितिकी तंत्र अपने पीठ और परमाफ्रॉस्ट में वायुमंडल की तुलना में 2 गुना कार्बन जमा करते हैं। ये खास बात है अपने आप में। ठीक है, तो उत्तरी पारिस्थितिकी तंत्र अपने पीठ और परमाफ्रॉस्ट के अंदर 2 गुना कार्बन जमा करते हैं और जब उसमें आग लगेगी तो आप समझ सकते हैं कि वह आग कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कितना अधिक नुकसान पहुँचाएगी। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? तो इसकी वजह से ही दोनों आग के प्रति अब तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं। ठीक, यह पूरा आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया था। तो लगातार जिस प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र में यह ज़ॉम्बी फायर बढ़ रहा है, इससे बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं और इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम जिम्मेदार कारक समझे तो यह मुख्य रूप से क्या है? बिल्कुल, यह जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है वही इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी है। इतनी बात क्लियर कर लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली न्यूज़ देखते हैं। आज की न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है इथेनॉल लक्ष्यों से संबंधित। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 20% इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया है भारत में, जो इससे पहले 10% हुआ करता था। अब इसको 20% का लक्ष्य शामिल कर दिया गया और कह रहे हैं कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाए। यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है कि भारत सरकार चाहती है कि वर्ष 2025 तक पूरे देश में ही यह कार्यक्रम चलेगा और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और इसको उपयोग में लाने के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तो न्यूज़ हमारी क्या रहने वाली है, किन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, किन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये ज़रा हम लोग अब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई वर्ष 2025 तक देश भर में E20 पेट्रोल की खुदरा बिक्री करने के लिए विशेष ईंधन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम दरअसल है क्या, इससे संबंधित कुछ बातें कर ले रहे हैं। यह एक ऐसी न्यूज़ है जो लगातार समय समय पर चर्चा में बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि भारत सरकार जलवायु प्रतिबद्धता के लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हम सभी देखते हैं कि मोदी जी कहीं जाते हैं तो इससे संबंधित अनेक बातें करते हैं और वो अपने लक्ष्यों को दिखाते हैं कि भारत किस प्रकार से लगातार जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और कितने लक्ष्यों को उसने प्राप्त कर लिया है। तो उसी क्रम में यह बात बताई गई कि अब 2023 में हम 20% इथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं। तो बताते हैं कि जो इथेनॉल मिश्रण का प्रोग्राम है यह अब 20% पे आ गया है।
जो 2022 तक 10% हुआ करता था। साथ साथ बता रहे हैं कि वर्ष 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। तो बता रहे हैं कि 2030 तक इस प्रकार का कार्य चलेगा और 100% सक्सेसफुल इसको कर लिया जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो बताते हैं कि मेथनॉल, इथेनॉल जो यह उत्पाद हैं, ये पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ अपने आप में खास है क्योंकि बहुत ही सस्ती दरों पे मिल जाते हैं। इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने यह बताया कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं और वाहन को चला सकते हैं। जिसके बाद भारत सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि समृद्ध देश है और यहाँ पे इन उत्पादों से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे गन्ना हो गया, इसके अलावा और भी जो पदार्थ है उनसे जो वेस्ट निकलता है, उन वेस्ट के माध्यम से ही इथेनॉल, मेथेनॉल को तैयार किया जाता है और पेट्रोल के साथ एक सहयोगी पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जो कि काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे गैसोलीन में इनको मिलाया जाता है, चाहे इथेनॉल हो, मेथेनॉल हो, उनको किस में मिलाया जाएगा? गैसोलीन में मिलाया जाएगा। गैसोलीन एक टर्म है जो वेस्ट में यूज़ की जाती है, पेट्रोल के लिए ही बताते हैं कि इसको यूज़ की जाती है और हम लोग इसको पेट्रोल ही बोलते हैं, तो बताते हैं कि इसमें इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है फ्लक्स फ्यूल के बारे में। फ्लक्स फ्यूल का मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब क्या है कि पहले जिन जीवाश्म ईंधनों पे हम केंद्रित थे अब वो नहीं, अब फ्यूल को हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वह चीप प्राइस पे लोगों तक पहुंचे, साथ साथ में उसमें जो भी चीज़ें प्रयोग हो रही हो वह प्रदूषण कम करे। हर चीज़ देखनी है ना। क्या होता है कि जब किसी चीज़ को महंगे दामों पे बेचा जाता है तो जो उसके प्रयोगक हैं, जो भी उसके उपभोक्ता हैं, उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि भारत सरकार चाहती है कि प्रदूषण को भी कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। यह एक प्रकार का आंतरिक दहन ईंधन होता है। कैसा? आंतरिक दहन, यानी कि जब यह इंजन को रेगुलेट करेगा, चलाएगा, तो यह वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि धुआं छोड़ रहा है फिर वो धुआं बाहर आ रहा है एनवायरमेंट में और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब इसका यूज़ किया जाएगा तो यह अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, किसी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, बताते हैं कि इथेनॉल जो है यह चीनी के उत्पादन से बचा हुआ पदार्थ होता है, जिसे पेट्रोल का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। 95% शुद्धता की स्थिति में इथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट या शोधित स्पिरिट कहा जाता है। बात क्लियर है? इतनी अधिक शुद्धता होगी तो इसे यह नाम दे दिया जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। एक टर्म और चर्चा में रहती है जिसको बायो इथेनॉल कहा जाता है। जब कभी भी बायोमास के माध्यम से तैयार किया जाता है इथेनॉल, तो ऐसी स्थिति को बायो इथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पता लग रहा है कि यह जो इथेनॉल होता है इसका उपयोग मादक पेय में भी किया जा सकता है और यह नशे के रूप में लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करें बायो इथेनॉल की, तो पता लगता है कि जैव भार के रूप में इसमें शर्करा युक्त सामग्री, यानी कि शुगर जिसमें होता है, उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे और वेजिटेबल्स भी इसमें प्रयोग की जा सकती हैं जिनसे इसको तैयार किया जाता है। तो जब कभी भी बायोमास का प्रयोग होगा तो इन सभी उत्पादों का प्रयोग होगा, जिसकी वजह से इसको बायो इथेनॉल कहा जाएगा। बात क्लियर है सभी आप लोग को? तो यह सारी बात किसकी थी? भारत सरकार किस प्रकार से अपने जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति कर रही है, यह वह बातें थी। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है हमारी एक और न्यूज़। क्या कह रही है? क्रेडिट गारंटी योजना। तो ये योजना शुरू की है भारत सरकार ने मुख्य रूप से पशुधन की वजह से। तो बताते हैं कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसके तहत है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के यह तहत है। इसने क्या किया? इसने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया, योजना शुरू किया। इसको क्रेडिट गारंटी योजना कह रहे हैं। क्यों किया है, किस लिए किया है, क्या इसके उद्देश्य हैं, जरा हम इसको जान लेते। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि यह योजना पशुधन क्षेत्र में MSME के लिए शुरू की गई है, यानी कि जो भी छोटे छोटे लोग हैं जो छोटा छोटा पशुधन रखते हैं और उसके माध्यम छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे कि दूध बेचना। ठीक है, तो उन सभी लोगों से ये संबंधित है, तो इसीलिए इसको MSME का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि इसके माध्यम से ऋण वितरण प्रणाली को अच्छा बनाया जाएगा ताकि जो भी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं तो उन सभी लोगों तक धन की अच्छी पहुँच हो सके, वित्त आराम से पहुँचे और वे जो भी लोन लेंगे
तो उसका वे अच्छे से यूज़ कर सकें और साथ ही इस पे लो इंटरेस्ट रखा जाए। यह सभी जो उद्देश्य हैं वे इस प्रोग्राम के उद्देश्य हैं। जब हम कभी देखते हैं कि ज़रूरत पड़ती है व्यापार करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको यदि लो इंटरेस्ट पे कभी भी अमाउंट मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में मामला और अच्छा हो जाता है और आप उस कार्य को और अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि इसमें वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको प्राथमिक सुरक्षा का आधार बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ऋण दिया जाएगा। साथ साथ हमें यही पता लग रहा है कि इसके तहत भारत सरकार सभी लोगों को जो भी यहाँ कार्य कर रही है एक सरल पहुंच प्रदान करेगी। साथ साथ बता रहे हैं कि यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी मददगार सिद्ध होगी। वह क्षेत्र कैसे हैं? डेयरी और मांस उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर दूध और मांस का कार्य किया जाता है, वहाँ लोगों को मदद पहुँचेगी। पशुओं के लिए जो लोग चारा तैयार करते हैं उन्हें मदद पहुँचेगी। साथ ही साथ जो लोग पशु के नस्ल की सुधार की प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं उन लोग को मदद होगी। साथ साथ पशुओं के द्वारा जो भी अपशिष्ट तैयार होता है या उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से, उनसे संबंधित किसी कार्य से अगर अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो उसका समाधान, और साथ साथ में पशु चिकित्सा के लिए जो वैकेंसी बनाते हैं उन वैक्सीन्स के लिए भी इसको मदद पहुंचेगी और दवा निर्माण में भी यह कार्यक्रम मदद पहुंचाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस है, यानी कि पशुओं संबंधित जो भी कार्य है, चाहे उनके खाने पीने से लेकर के हो, उनके द्वारा कोई भी उत्पादन किया जा रहा है या उनसे संबंधित कोई रिसर्च कर रहा है, वैक्सीन बना रहा है, दवाई बना रहा है, उन सभी लोगों को इससे मदद पहुंचेगी। यानी कि इसके तहत उन सभी लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वे लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यही पता लगता है कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक्चुअल में है क्या, जिसके तहत यह पूरी योजना चल रही है। तो हमें पता लगता है कि यह फंड ट्रस्ट कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला ट्रस्ट फंड था। यानी कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कृषि और पशुओं के संबंधित क्षेत्रों का विकास करना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, यह इसका कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पता लगता है कि मार्च 2021 में की गई थी। इसके साथ ही हमें यहाँ पर यही पता लग रहा है कि इसके लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि स्कीम के तहत एमएसएमईज के लिए, कौन सी? पशुधन वाले जो एमएसएमईज हैं उनको ऋण गारंटी देने के लिए 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम फंड ट्रस्ट की स्थापना कर दी है। यह क्यों कही है? ताकि पशुओं संबंधित जो भी बातें आप लोग को मैंने बताई हैं, जो भी उद्देश्य मैंने आपको बताए, उन सभी को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके और इसकी सुविधा प्रत्येक क्षेत्र में लोगों तक पहुँचे ताकि वे आगे अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा सकें। इतनी बात क्लियर है? तो इसी क्रम में हमें यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि यह ट्रस्ट NAB संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो नाबार्ड की एक सहयोगी कंपनी है, उसके साथ साझेदारी में गठित किया गया है, जो ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा पात्र MSME को दी जाने वाली 25% तक क्रेडिट सुविधाओं को कवर करेगा। एक बड़ा क्षेत्र, बड़ा अमाउंट कवर कर रहे हैं जिसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बातें यही हैं कि इसमें ब्याज काफ़ी कम है, यानी कि ब्याज दरों में 3% की छूट दी जाएगी और किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक से कुल परियोजना लागत के 90% तक ऋण की व्यवस्था इसमें की जा सकेगी। यह महत्वपूर्ण पहलू है इसके। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें थी इस योजना से संबंधित, जो फंड इस्टेब्लिश किया गया है उस फंड से संबंधित, और किस प्रकार से लोगों को लोन दिया जाएगा और किस प्रकार से लोगों को लोन दिया जाएगा, किस दर पे दिया जाएगा, यह सभी बातें हमने कर ली है। बात क्लियर है सभी लोग को? तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग की क्लास में आज इतना ही था और सभी महत्वपूर्ण बातें जो भी हमारी न्यूज़ से संबंधित हो सकती थी वह सभी बातें हमने कर ली है। तो जल्द मिलेंगे फिर अगली वीडियोज़ में, कुछ नई बातों को करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। थैंक यू सो मच।